वालो करे चालू, क्या चल रहा था? ट्राइंगल्स चालू कराना है ना। चलो, ट्राइंगल्स के बारे में क्या जानते हो? थोड़ी थोड़ी बताते रहो मेरे को बातें। 3 साइड्स होती है सर, हिंदी में उसको त्रिभुज बोलते हैं। और 3 एंगल्स होते हैं सर, 3 वर्टेक्स होते हैं। और ऐसी न जाने कितनी ही बातें तुम्हें आती है, जो सारी की सारी बातें बकवास है। बात समझ में आ गई क्या? मतलब डपोड़े अपन 3 से चौथी में तब पढ़ते थे। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है, 3 एंगल होते हैं, कुछ क्यूट होते हैं और कुछ ऑब्ट्यूज होते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ गई क्या? लेकिन बच्चों यहाँ क्या पढ़ना है समझना। जब हम क्लास 7th के अंदर थे, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी आप लोगों ने, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी 7th क्लास के अंदर, 9th के अंदर भी कॉन्ग्रुएंसी आई थी। बात समझे? अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है पहले भी कई बार बताया होगा कि जैसे मैं सपोज यहां पर एक मैंने ये ट्राइंगल बनाया, दिख रहा है ट्राइंगल? दिख रहा है ना? अब ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया बच्चों, इसी के जैसा अगर मैं एक और ट्राइंगल बना दूं, ये लो। बात समझ में आ गई क्या? कलर कौन सा भरे हैं? ये भर दिया, इसमें कौन सा भरे? ग्रीन भर दिया। अब जो बात सुनना, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? अब कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, उसके लिए क्या किया जाएगा? इस ट्राइंगल को मैं उठा के लाऊंगा और इसके ऊपर रखने की कोशिश करूंगा। अगर ये मेरे पुराने वाले ट्राइंगल को 100% ओवरलैप कर लेता है, तो बच्चों कहीं ना कहीं ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं? तो ऐसा नहीं है। अरे ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ आ गया? तुम्हारी एनसीईआरटी बुक देखी तुमने? कभी तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक लेना, उसके ऊपर तुम्हारी जो दोस्त की जो एनसीईआरटी की बुक है मैथ्स की ही, पता बड़ा वो साइंस की ले ली, डायग्राम देखते देखते उस पर रख दी। बात समझ में आ गई क्या? तो दोनों एनसीईआरटी को आपने जब एक दूसरे के ऊपर जब रखा, तो बच्चों नीचे वाली जो एनसीईआरटी की बुक है वो आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि ऊपर वाली एनसीईआरटी की बुक ने उसको क्या कर लिया? ओवरलैप कर दिया। अब उसको पलटी मार दो। पलटी मारने का मतलब है इस वाले डायग्राम को इसके ऊपर रख दो, तो क्या अभी भी ओवरलैपिंग हो जाएगी बच्चों? बिल्कुल ओवरलैपिंग हो जाएगी। ऐसे जो डायग्राम्स होते हैं इनको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट डायग्राम्स। अब जरूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल ही हो, वो रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, वो स्क्वायर भी हो सकते हैं, इवन कोई सा भी डायग्राम हो सकता है। क्या कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई क्या बच्चों? नालायक बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है 100% ओवरलैपिंग। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो तुम्हारे को मेरा हाथ दिखाता हूं, हाथ देखा होगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो मेरा हाथ है ना, दिख रहा है तुम्हारे को? अब ये देखो थोड़ी देर बाद नहीं दिखेगा। बात समझ में आ गई क्या? दिख रहा है? ये नालायक कह रहे इधर से अरे नालायक को 3D में नहीं पूछा हूं मैं, 2D में पूछा हूं मैं। नहीं दिख रहा है ना? यानी कि मेरे इस हाथ को इस हाथ ने क्या कर लिया? ओवरलैप कर लिया। यानी कि ये दोनों क्या हो गए? बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो गए। मान लो कि एक मेरे पास उंगली नहीं होती। बात समझ में आ गई क्या? तो क्या ये अब डायग्राम कॉन्ग्रुएंट है? ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? अरे गधो, तुम्हारे समझ में आ गया? तो यानी कि जब एक दूसरे को 100% क्या कर लिया जाए? ओवरलैप कर लिया जाए, ऐसे डायग्राम्स क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई क्या? अब एक छोटी सी बात समझो, ये वाला जो हाथ है, नालायक बच्चों, ये वाली जो उंगली है और ये वाला जो हाथ है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? अरे है, देखो ओवरलैप हो रहे हैं। अब यूं, सर ये वाली उंगली उस हाथ को ओवरलैप नहीं कर पाई। कहने का मतलब बच्चों, जब एक डायग्राम को दूसरे डायग्राम के ऊपर रखा गया, 100% ओवरलैप कर लेता है दोनों, तो बच्चों हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट डायग्राम बोलते हैं। और ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहां हमें क्या करना है बच्चों? हमें यहां पर कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़नी है बच्चों, यहां हमें पढ़नी है सिमिलरिटी। क्लास में आ जाना, थोड़ा सा माहौल सेट करते हैं जोरदार वाला। स्पेलिंग सही है? सिमिलैरिटी। बात समझ में आ गई क्या? अब सिमिलरिटी के अंदर क्या होगा, सुनना मेरी बात बच्चों। जब मैंने कॉन्ग्रुएंसी की बात की थी, तब मैंने बोला था शेप एंड साइज दोनों एक जैसा होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी के लिए शेप एंड साइज दोनों सेम होने चाहिए, तभी जाके 100% ओवरलैपिंग होगी। लेकिन लाडले बच्चों, सिमिलरिटी कहती है मुझे साइज से कोई मतलब नहीं है, शेप एक जैसा होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तुमने अभी अपने यहाँ 7 वंडर्स गए हो कभी? 7 वंडर्स में ताजमहल देखा? अजमेर, अजमेर से तो हटा दिया बेटा। तो 7 वंडर्स में ताजमहल देखा तुमने? उस ताजमहल को देखते हैं हम तो अपन को, अरे वाह यार, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कैसा है अपना
आगरा में ताजमहल है, तो वो सिमिलर हो सकता है, लेकिन साइज उनका अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो दीज टू डायग्राम्स कैन बी सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तो शेप और साइज दोनों एक जैसा होना चाहिए। मेरी बात शायद अभी भी समझ में नहीं आ रही। अब बच्चों छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं कि मान लो ये अपने पास एक सर्कल है, दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या? सर नहीं दिख रहा है, दूसरा बनाओ। ये देखो, ये सर्कल दिख रहा है तेरे को? ये सर्कल दिख रहा है, ये दिख रहा है, एक चिन्हिया सा ये भी दिख रहा है, एक बड़ा सारा ये भी दिख रहा है। अब है सारे के सारे क्या? सर्कल्स हैं। अब इस बोर्ड के ऊपर मैं चाहे कितने भी सर्कल्स बना दूं, बात समझ में आ गई क्या? कितने भी सर्कल्स बना दो, कुछ छोटे होंगे और कुछ बड़े होंगे, और ये कुछ बूंदाबांदी भी है। बात समझ में आ गई क्या? कहने का मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे है तो सर्कल, ये शेप जो है सभी का सेम है, लेकिन साइज क्या है बच्चों? अलग अलग है। दीज सर्कल्स कैन बी सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। आप चाहो कि सर ये छोटा वाला सर्कल जो है ना, ये सर ये बड़े वाले सर्कल को पता है क्या करें, ये छुपा दे, तो बेटा नहीं छुपा पाए। मेरी बात शायद समझ में ही नहीं आ रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सारे के सारे सर्कल्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं। हाँ, सर्कल कहीं पर भी जाके बना दो, सारे के सारे सर्कल्स कैसे होते हैं बच्चों? आपके सिमिलर ही होते हैं। याद रहेगा या नहीं रहेगा? तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज एक लाइन लिख दी जाएगी यहाँ, ऑल सर्कल्स आर ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ये बच्ची क्या कह रही है यार भाई? ये कह रही है ट्राइंगल्स भी सिमिलर होते हैं। ऐसा होता है क्या? अब यार ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर नहीं हो सकते। उसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं। देखो, दो ट्राइंगल बनाऊंगा यहाँ, एक ट्राइंगल बना दिया और ये तो सर्कल बन गया, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक ट्राइंगल बच्चों ये ऐसा बना दूं और एक ट्राइंगल ऐसा बना दूं। अब यार ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकते, तो ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो सकते। लेकिन एक छोटी सी बात समझना, अगर मैं बोल दूं मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा हूं बच्चों, क्या बना रहा हूं मैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब बच्चों तीनों साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स 60 60 60। नालायक बच्चों को बातें समझ में आ रही है? 60 60 और 60 और 60 के ठाट, बात समझ में आ गई क्या? 60 60 और 60, 60 60 60। अब यहां ट्राइंगल छोटा बड़ा हो सकता है। एक ट्राइंगल और बना दिया मैंने बहुत बड़ा, 60 60 60। तो क्या ये दोनों सिमिलर होंगे या नहीं? ये दोनों सिमिलर होंगे। यानी कि बच्चों इस बोर्ड के ऊपर चाहे मैं बनाऊं चाहे आप बनाओ, यहां पर जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनाए जाएंगे, अरे जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए जाएंगे बच्चों, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आपके क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। कहानियों से कितनी शिक्षाएं निकल कर आ गई? दो। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कि सारे सर्कल सिमिलर होते हैं और सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी क्या होते हैं? सिमिलर। अरे सारे के सारे ट्राइंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर नहीं होते हैं। सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और सारे के सारे सर्कल सिमिलर होते हैं। अभी तो बस बेस तैयार कर रहे हैं, सिमिलरिटी होती क्या है। सिमिलरिटी का मतलब आपको साइज से कोई मैटर नहीं करता। साइज छोटा बड़ा, बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी, लेकिन उसका जो शेप होगा बच्चों डायग्राम का, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा हर एक केस में। इस चीज को क्या बोला जाता है? सिमिलरिटी बोला जाता है। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर शेप एंड साइज दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो आपका शेप है वो सेम होना चाहिए। मेरी बात तो समझ नहीं आ रही था, आ रही क्या बातें समझ? एक और डायग्राम ले लेता हूं बच्चों, स्क्वायर। कौन सा ले लेते हैं? ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, इसके अंदर एक और छोटा स्क्वायर बनाया, इसके अंदर एक और छोटा स्क्वायर बनाया, इसके अंदर एक और छोटा स्क्वायर बनाया। नालायक बच्चों, इसके अंदर एक और छोटा स्क्वायर बनाया। सूगले बच्चों, एक और छोटा स्क्वायर। अरे समझ में आ रही है मेरी बात? और एक बुड्ढा भी उड़ा दी, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे स्क्वायर क्या रहेंगे बच्चों? आपके सिमिलर। यानी कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सारे के सारे सर्कल्स सिमिलर होते हैं, सारे के सारे स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इसके अलावा कुछ भी सिमिलर नहीं होता है। होता है क्या? अब कौन होते हैं जो हम बताएंगे। रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होते हैं बच्चों। रेक्टेंगल इसलिए सिमिलर, रोम्बस भी सिमिलर नहीं होते हैं। एक रेक्टेंगल ये रहा, एक रेक्टेंगल ये रहा, कैसे सिमिलर हो सकते हैं? एक रेक्टेंगल ये भी रहा, ये भी क्या है? रेक्टेंगल है, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। सिमिलर सिर्फ तीन ही डायग्राम होते हैं, एक राइट एंगल, सॉरी
इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, एक सर्कल्स हो गए और एक आपका स्क्वायर हो गया। ये हमेशा क्या रहेंगे बच्चों? सिमिलर रहेंगे। चल सकता हूं बच्चों मैं आगे? पक्का, कंफर्म, डन, आग लगा दोगे? अब आगे सुनो बच्चों, धीरे धीरे मैं चीजों को आगे लेकर जा रहा हूं। दो डायग्राम बनाऊंगा, दो ट्राइंगल्स बनाऊंगा, और कोई भी दो डायग्राम कब सिमिलर हो सकते हैं। यहां मैं दो ट्राइंगल्स बना रहा हूं, क्लास में आना। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, आपको लग रहा होगा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने एक ट्राइंगल बच्चों ये और बनाया। लाडले बच्चों क्लास में रहना, मजा आ जाएगा। मान लेता हूं ये वाला एंगल इसका 50 डिग्री है, ये वाला एंगल इसका 60 डिग्री है, एंड दिस वन इज ऑफ 70। बात समझ में आ गई क्या? यहां पर एक एंगल इसका 50 डिग्री है, यहां एक एंगल इसका 60 डिग्री है, और एक एंगल इसका क्या है बच्चों? 70 डिग्री है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलें आगे। अब सुनना इस बात को, क्या अभी भी दोनों ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट नजर आ रहे हैं क्या? बोलते रहो, ऐसे तुम एकदम सीरियस होकर क्यों बैठे हुए हो? परीक्षा थोड़ी आ रही है, अपने लोड नहीं लेना ज्यादा। आ रही है परीक्षा, आ रही है। हाँ, तो 10 दिन बाद सीरियस होंगे हम, अभी सीरियस नहीं होना, मजे लेने आए जिंदगी में। ये एक बड़ा ट्राइंगल है, ये क्या है? एक छोटा ट्राइंगल है। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं बच्चों? तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। लेकिन इनके अगर आप एंगल्स देखोगे तो वो एंगल्स, इसमें भी 50 आ रहा है, इसमें भी 50 आ रहा है, इसमें भी 60 आ रहा है, इसमें भी 60 आ रहा है, इसमें भी 70 आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है। अगर एंगल्स क्या आ जाए, सभी के सेम आ जाए, तो बच्चों वो दोनों ट्राइंगल्स हमेशा क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। और सर ये क्या बना दिया? ये बेटा सिमिलर का साइन है। ये क्या है? ये सिमिलर का साइन है। मजे थोड़ी आ रहे मेरे को सर। हाँ बिल्कुल, जो अच्छा बहुत अच्छी चीज पूछी कि जो कॉन्ग्रुएंट है वो तो सिमिलर होगा ही होगा, लेकिन जो सिमिलर है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ऑल सिमिलर डायग्राम्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, बट ऑल कॉन्ग्रुएंट डायग्राम्स आर ऑलवेज सिमिलर। डन? समझ में आ गई क्या मेरी बात? अब जो समझना, इधर एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं। ये तीन एंगल देख लिया आपने, इसमें भी थे और इसमें भी थे। अब सिमिलरिटी का मेन गेम समझना कि कब कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। अगर मान लेता हूं बच्चों कि इन सारे के सारे डायग्राम्स को हटाता हूं, एक ट्राइंगल मैंने यहां लिया, छोटा बाबू है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अरे क्या हो गया? अरे छोटा बोलना जरूरी है बेटा, अरे छोटा बोलना जरूरी है, क्योंकि बाबू आजकल बड़े भी होने लग गए हैं ना। ठीक है ना? टॉपिक पर आओ। यहां इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, इसकी 14 सेंटीमीटर है, इसकी 8 सेंटीमीटर है। इन दोनों डायग्राम में जाके देखो, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैंने कुछ गलत कहा नहीं? कहा ना? बड़ा बाबू कौन है तुम में से? कोई है बड़ा बाबू? और छोटा है वो तो टॉपिक पाओ। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। अंग्रेजी में बोले तो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। हाँ डबल हो रहा है सर। सर इसमें 5 है और इसमें क्या है? 10 है, इसमें 7 है, इसमें 14, इसमें 4 है, इसमें 8 है। यानी कि इनकी साइड्स के बीच में जो रेशियो सेट हो रखा है वो सेम है। अरे रेशियो जो सेट हो रखा है, रेशियो इन द सेंस, यहां अगर मैं इनका रेशियो लूं 5/10 तो ये आएगा 1/2। यहां अगर मैं लूं 4/8, अगेन कितना? 1/2। यानी कि बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जो दो ट्राइंगल्स होते हैं, जो दो पॉलीगॉन्स होते हैं, उनके एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो साइड्स होती है, क्या वो इक्वल होती है? तो साइड्स इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन साइड का रेशियो हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है। तो सुनना मेरी बात, दो तीन चीजें मैं यहां समझा चुका हूं। सबसे पहला जो कंसेप्ट हमने पढ़ा कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। नालायक बच्चों, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और अब फोर्थ पॉइंट याद रखना है कि अगर मेरे पास कोई भी दो पॉलीगॉन है और दोनों अगर सिमिलर हैं, क्या है? सिमिलर हैं, तो बच्चों ध्यान देना, एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। जैसे यहां 50 आया तो इधर भी कहीं ना कहीं क्या आएगा? 50 आएगा। हाँ उसी जगह, जैसे यहाँ 5 और 7 के बीच में आया है,
तो यहां पर भी 10 और 14 के बीच में 50 आएगा, यानी कि आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। याद रहेगा या नहीं रहेगा? अरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल रहेंगे और साइड्स इक्वल नहीं होगी, साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी आप कह सकते हो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अरे साइड्स क्या होगी, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। याद रहेगा क्या? ये बेसिक्स कंप्लीट हो चुके हैं अपने कि सिमिलरिटी क्या होती है, और अगर कोई भी दो डायग्राम्स आपस में सिमिलर हैं तो बच्चों उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होगी, रेशियो इक्वल होगा, या फिर आप बोल दोगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। याद रह जाएगा। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1 उसके अंदर कंप्लीट यही डिटेल है। चल सकते हैं आगे। तो एक बार देखो एक्सरसाइज नंबर 6.1 देखो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं अपन आगे के। तो जो 6.1 एक्सरसाइज है, सुनना मेरी बात, 6.1 एक्सरसाइज हो जाएगी, ज्यादा कोई टफ नहीं है ना, यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है। बेसिक चीजें ध्यान में रखनी, कौन से हमेशा सिमिलर होते हैं और कौन से सिमिलर नहीं होते। चल सकता हूं आगे। बच्चों एक थ्योरम आती है, सुनना मेरी बात, अब चुप रहना आप लोग। एक थ्योरम आती है बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बोल तो दो थोड़ा सा। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको अपन शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शॉर्ट का ही जमाना चल रहा है तो शॉर्ट में बोल देते हैं इसको, क्या? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और इसी का एक नाम और होता है बेटा, थेल्स थ्योरम। क्या नाम बेटा? थेल्स थ्योरम। हाँ याद रहे या? अरे थेल्स थ्योरम। अब इस थेल्स थ्योरम का जो प्रूफ है, थ्योरम 6.1, इसकी जो थ्योरम है, जो इसका प्रूफ है 6.1, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका डेरिवेशन मैं अभी नहीं करा रहा हूं, इसके डेरिवेशन के लिए अलग से क्लास डालूंगा। बात समझ में आ गई क्या? अरे समझ में आ रही? इसकी क्लास अपन अलग से लेंगे, जहां पर इस बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को क्या करेंगे, अपन प्रूव करेंगे। याद रह जाएगा। अभी मैं आपको समझा देता हूं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है क्या, और जितना जल्दी इस थ्योरम को समझोगे तुम्हें जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। लगाने नहीं लगाने 4 चांद? हाँ 4 ही है बार, लगा दे में 4 चांद, लगा देते हैं बच्चों। यहां बच्चों एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। क्लास में रहना। एक ट्राइंगल आपको गिवन है, इस ट्राइंगल का नाम है एबीसी, और बच्चों यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। मेरा एक एक वर्ड जो है ना वो हजारों रुपए का है, ठीक है। यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जिसका नाम मैंने लिया है डीई, और ये जो डीई वाली लाइन आपको दिख रही है ना बच्चों, ये डीई वाली लाइन, ये पैरेलल है बच्चों, किसके? बीसी के। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है। सुनना मेरी बात, अब जो वर्ड्स आने वाले हैं कि जो बीपीटी अप्लाई करेगा, बीपीटी बच्चों तब ही अप्लाई हो सकती है जब कोई लाइन ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल दे रखी हो। पैरेलल साइड है तो बीपीटी लगेगी, नहीं है तो बीपीटी नहीं लगेगी। यानी बीपीटी लगाने से पहले, थेल्स थ्योरम लगाने से पहले सबसे पहली चीज आप क्या चेक करोगे कि उसके अंदर पैरेलल लाइन है या नहीं। पैरेलल लाइन है बेटा तो बीपीटी लगेगी, वरना नहीं लगेगी। गॉट इट? चल सकता हूं क्या? यहां पैरेलल लाइन है तो बीपीटी लगाने से पहले हमेशा तुम्हारी आंखें नजरें किसको ढूंढेगी? पैरेलल लाइंस को ढूंढेगी। ये दोनों लाइंस बच्चों मैंने क्या दे दी? पैरेलल दे दी। समझ में आ रही मेरी बात? यानी कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है और दो लाइंस पैरेलल है तो बीपीटी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ये कहती है कि लाडले बच्चे एडी का जो रेशियो डीबी के साथ इक्वल होगा एई का रेशियो ईसी के साथ। ये स्टेटमेंट है बीपीटी का, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का। एक बार फिर से समझेंगे कि मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, उसके अंदर एक लाइन दे रखी है जो किसी थर्ड साइड के पैरेलल है, तो बीपीटी ये कहती है कि भैया तू इधर से एडी ले ले, इधर से डीबी, एडी अपॉन डीबी, चलू आगे, इज इक्वल्स टू एई अपॉन
EC, हमेशा हमेशा ऑलवेज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है। अगर इस लाइन को कहीं अपन और लिख दे, नालायक बच्चों, इस लाइन को अगर अपन कहीं और सेट कर दे, मान लो इस लाइन को, वो मिड पॉइंट थ्योरम थी जो क्लास 9th के अंदर, वो अलग चीज है। तो ये वाला पॉइंट D है, ये वाला पॉइंट E है, और अभी अगर ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, तो इन दैट केस फिर भी अभी भी AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, A अपॉन EC के इक्वल होगा। लेकिन नेसेसरी कंडीशन क्या है, लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। कल को पता पड़ा मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी C, इधर लगा दिया E, इधर लगा दिया F, और तुम कह रहे हो सर AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC होगा। होगा क्या, होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि लाइंस क्या नहीं है बच्चों, पैरेलल नहीं है। तो बीपीटी कब अप्लाई करेंगे लाडले बच्चे, जब लाइंस पैरेलल। चीटिंग तो नहीं कर कोई, डन। लाइंस जब पैरेलल होगी तभी हम क्या अप्लाई करेंगे, बीपीटी अप्लाई करेंगे। ऊपर ऊपर वाला, नीचे वाला, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला। कहानी समझना, मैंने मजे थोड़ी लिए हैं जिंदगी में। इधर देखो, ये डी है, इधर क्या है, ई है। कोई नालायक बच्चा ऐसे लिख देता है, सर अगर मैं डीबी ऊपर लिख दूं और एडी नीचे लिख दूं, तो सर डीबी अपॉन एडी, तो लाडले इधर भी हो जाएगा ईसी अपॉन ए। हाँ, अगर यहां मैंने ये एडी ऊपर लिखा है तो यहाँ ए ऊपर आएगा। ये रिजल्ट है आपका किसका, बीपीटी का, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का। कब लगाई जा सकती है बच्चों बीपीटी, जब लाइंस क्या दे रखी हो, पैरेलल। लाइंस पैरेलल नहीं दे रखी है, आप बीपीटी अप्लाई नहीं कर सकते। 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, एक डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, एक सुंदर सा, सुंदर नहीं भी हो तो मतलब तुम्हारे को ऐसा लगाना है जैसे सुंदर है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल दे रखी है। एक ट्राइंगल है भव्यराज, बाकी नहीं फाड़ने बेटा। ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में एक लाइन इसके पैरेलल दे रखी है। क्या पैरेलल दे रखी है क्या, मतलब मैं लिख सकता हूं कि सर ट्राइंगल का नाम है इन ट्राइंगल ए बी सी, और सर इस एबीसी के अंदर ये जो डीई वाली लाइन है बच्चों, ये डीई वाली लाइन किसके पैरेलल है, बीसी के। नालायकों, किसके पैरेलल है। क्या बीपीटी लगाई जा सकती है, क्या कहता है बीपीटी का स्टेटमेंट, क्या कहेगा, सर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ए अपॉन ईसी। और ये मैं क्यों लिख सकता हूं, बाय बीपीटी। बीपीटी ने मुझे ये अधिकार दिया है कि जब जब जरूरत पड़े वैसा लिख देना। बात समझ में आ गई क्या। अब आ जाओ बच्चों, वैल्यूज रख देते हैं। एडी की वैल्यू कितनी 1.5, डीबी कितना 3, एई कितना 1, ईसी कितना, सर ये तो फाइंड करना है। अरे ईसी ही क्या करना है, कर दें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आता है तुम्हारे को, सीखो एक बार मेरे साथ मल्टीप्लाई। ईसी जब 1.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ईसी 1.5 इज इक्वल टू 3 1 जा चाला, 1.5 कहां आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा 3 अपॉन 1.5। यहां से पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या लगेगा 0। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। लाडले बच्चों इसी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आई या नहीं। अब सोचो अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो छोड़ दोगे, तो नहीं आएगा एग्जाम में। बात समझ में आ गई क्या, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आरबीएसई बोर्ड के ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हाँ ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल एकदम बीपीटी के ऊपर, ठीक है ना। तो हाँ, तो 4 चांद लगा दिए अपन, याद आ जाएंगे। ज्यादा राजी नहीं होना है वरना बोर्ड में अपनी सेटिंग है, फिर ध्यान रख लेना, चेंज करा दें। अरे यार वो वाली नहीं भाई, तू ऐसे इधर आ जाओ। चल सकते हैं बच्चों आगे, कर लोगे, बीपीटी लगाना आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखो बच्चों, फिर से एक डायग्राम आया, एक ट्राइंगल दे रखा आपको, और इस बार ये जो डीई वाली लाइन है ये किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। लाइंस पैरेलल है, बुला लो किसको, थेल्स बाबा, थेल्स थ्योरम वाले बाबा, ठीक है ना। बीपीटी है ना, बीपीटी लेके आएंगे।
बीपीटी लेकर आए किस ट्राइंगल में लगानी बच्चों? इन ट्राइंगल ए बी सी, दो लाइन पैरेलल है, कौन कौन सी? डीई वाली लाइन किसके पैरेलल है? बीसी के। लिख सकता हूं क्या? डीई पैरेलल टू बीसी। चला, लगा दे बीपीटी। बुलाओ बीपीटी को। बीपीटी कहती है सर एडी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। रख दे वैल्यूज, रख दो वैल्यूज। एडी की वैल्यू फाइंड करनी है अपॉन डीबी कितना बच्चों? 7.2। एई कितना? ये सोच रहा था कि हम डर जाएंगे डेसिमल से, हम कच्चा नहीं खा जाए डेसिमल को। एडी की वैल्यू निकालनी है, इधर डेसिमल से डेसिमल हमने जिमा दिया, खा गए। इधर कौन चल रहा था? 7.2, 7.2 को उधर भेजा, इसका भी डेसिमल खा गए। ठीक है बेटा, 18 की टेबल तुम्हें आती नहीं होगी इसलिए मैं बोल देता हूं। 18 1 जा 18, 3 जा 54। ठीक है, अब 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ऊपर कितना बचा बच्चों? तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई लाडले बच्चों? 2.4। एकदम सिंपल है या नहीं है? ये 2.4 किसकी वैल्यू आ गई है? एडी की। लगा दोगे आग? लगा दो आग, लगा दो पक्का। ये लो भैया, बीपीटी लगाना तो हमें आ गया, बीपीटी लगाना तो हमें आ गया। कन्वर्स की बातें तो बाद में होगी, एक थ्योरम और है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। चलो घबराना नहीं है, ऐसे यूं सर मत चढ़ाओ, इजी है एकदम। राबड़ी पी है? राबड़ी कभी राबड़ी पी कभी नहीं पी? हलवा खाया कभी? हलवा, हलवा खाया? जैसे हलवा ऐसे रखा, एकदम चबाया दादा में, ठीक है ठीक है। चबाना भी पड़ता है क्या? ज्यादा नहीं चबाना पड़ता है ना, इतना इजी है। अगर हाँ जो भी रहता है बस। वो पहले एक सुनो मेरी बात, वो एक पहले वो एक वो आता है वो यार, रेड कलर का, रेड नहीं पिंक कलर का एक ऐसा गुब्बारे जिसमें कुछ भरा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं तुम्हारे इधर भी? कॉटन कैंडी। उसको रखा मुंह में डाला है गायब। बस ये उतना ही इजी है, ठीक है ना? हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना? गुड़िया के वाले ऐसे यूं रखे, टंग के बीच में आ जा, है ही नहीं, ये ऐसा ही है बेटा। रखा सॉल्व जस्ट लाइक धुरिया के बाद। चले चलो टॉपिक पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं करवाएंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का है। जब कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ाऊंगा तब आपको सेकंड क्वेश्चन इसका करवा दूंगा। अब आ जाओ, हाँ अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बच्चों क्या कह रहा है। ये एक डायग्राम आपको दे रखा है, सुनना मेरी बात। ये जो एमएल वाली लाइन दे रखी है ना, ये वाली लाइन इस बीसी के पैरेलल है, और ये एलएन वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, सीडी के पैरेलल है। मेरी बात समझ में आ गई तुम्हारे? और आपको ये चीज प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है? ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। हो सकता है तुम्हारे माइंड में एक ग्लिच आया हो, क्या कि सर ए एम अपॉन एम बी होता तो सेट हो जाता। आप बोल रहे हो ए एम अपॉन ए बी, और इधर क्या बोल रहे हो? ए एन अपॉन ए डी। बात समझ में आ गई क्या? तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बीपीटी ही लगेगी यहां पर। अब सुनना मेरी बात बच्चों, आपने बीपीटी पढ़ी, अब इस पूरे चैप्टर में बिल्कुल सीरियस वे में मैं एक बात बता रहा हूं। कभी भी अगर रेशियो प्रूव करना हो, कभी भी अगर रेशियो प्रूव करना हो, तो रेशियो एक ही चीज आपको लाके दे सकती है, वो है बीपीटी। बीपीटी के अलावा आपको कोई रेशियो दे ही नहीं सकता। तो जैसे ही किसी क्वेश्चन में आपको प्रूव करने के लिए बोल दिया जाए कि ये रेशियो लेकर आओ, वो रेशियो लेकर आओ, तो बेटा भिड़ते किसके जाके लंबूट जाना है? किसके? बीपीटी के। बीपीटी के थेल्स थ्योरम को बुला लेना है हाथों हाथ कि भैया यहाँ क्या चाहिए? यहाँ रेशियो चाहिए, और रेशियो सिर्फ कौन लाकर दे सकता है? बीपीटी, थेल्स थ्योरम। बात समझ में आ गई क्या? मतलब जैसे ही रेशियो देखा आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए यार, कहीं ना कहीं बीपीटी लगेगी। और बीपीटी बच्चों कहां लग सकती है? जहां पर लाइंस क्या हो? पैरेलल हो।
अब इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अगर बच्चों में पहले वाले ट्राइंगल में अगर बीपीटी लगा दूं, ऊपर वाले ट्राइंगल में नाम बताएगा कोई बच्चा? ए बी सी, ए बी सी, इसके अंदर दो लाइंस पैरेलल दे रखी है, बताओ कौन कौन सी? एम एल पैरेलल टू बी सी, यानी कि एम एल पैरेलल टू एम एल पैरेलल टू बी सी। और जैसे ही पैरेलल लाइन दिखी हम रपट के किसके पास गए? बीपीटी के पास, कि बीपीटी आ जाओ। तो इसने बोला बस घबराने की जरूरत नहीं, नो नीड टू फियर, बीपीटी इज हियर। तो उसने बोला ए एम, बीपीटी लगाओ, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन में एल सी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये मैं क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि मुझे बीपीटी बाय बीपीटी। समझ में आया कि नहीं आया? बेटा पैरेलल लाइन देखी नहीं, बीपीटी लगाई। चल सकता हूं आगे। बीपीटी कहां लगाई है? ऊपर वाले ट्रायंगल में। अब किस में लगानी है बच्चों? सिमिलरली बीपीटी लगा रहा हूं मैं बच्चों वापस। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी कौन सा? ए डी सी, इस वाले ट्रायंगल में। डन, लगा दो। कौन कौन सी लाइन पैरेलल है? एल एन पैरेलल है डीसी के। बीपीटी अप्लाई कर रहा हूं बच्चों। बीपीटी यहां से अप्लाई करूंगा ना, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। दिस इज द इक्वेशन नंबर। इजाजत किसने दी बच्चों? बीपीटी ने बोल दिया लिख ले लाडले, लिख ले। दोनों जगह मैंने क्या लगा दी बच्चों? बीपीटी लगा दी। समझ में आ गई मेरी बात? इन दोनों इक्वेशन को एक बार ही मुस्कुरा के देखो, अभी देखो पिघल जाएगी। देख बात समझे? अरे गलत मत ले जाओ। यहाँ देखो ए एल अपॉन एल सी, यहाँ भी क्या आ रहा है? ए एल अपॉन एल सी। क्या दोनों का आरएचएस पार्ट इक्वल है क्या? दोनों का आरएचएस पार्ट इक्वल है क्या? क्या हुआ तुम्हारे ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा है क्या? है आ रहा है ना? तो ए एल अपॉन एल सी, तो इनका एलएचएस पार्ट भी क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल हो जाएगा। यहां से लिखा जा सकता है ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। क्या यही लेकर आना था क्या बच्चों आपको? क्या यही प्रूव करना था क्या? अरे यही तो प्रूव करना था। थोड़ा देखो तो सही यार। हैं? अरे सर नहीं सर, ये क्या कर दिया सर आपने? सर ऊपर ए एम आ गया, आ गया इधर ऊपर ए एन आ गया। खोपड़ी तो है पर पैर नहीं है, क्योंकि इधर क्या चल रहा है? ए बी चल रहा है, इधर क्या चल रहा है? ए डी चल रहा है। अभी मैं इसमें एक जुगाड़ लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? जुगाड़। वो तुम्हारी समझ से बाहर होगा, वो तुम्हारी समझ से बाहर होगा। लेकिन जब तुम थोड़े से मैच्योर हो जाओगे, एक दो दिन और, मतलब एक दो दिन बाद, एक दो दिन की क्लासों में थोड़ा सा यूं मैच्योर हो जाओगे, समझ में आने लग जाएगा तुम्हारे को ये क्या चल रहा है, ये बीपीटी कौन है, जब पहचानने लग जाओगे लोगों को, तब तुम्हारे को एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी बच्चों में यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, अभी जो करूंगा वो तुम्हारा समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको है ना थोड़ा रुकना पड़ेगा। अरे पहले इसको रेसिप्रोकल करो, एमबी को ऊपर ले जाओ, एम को नीचे लाओ। बात वो नहीं है, बातों में मजाक होता है, बातें मजाक नहीं होती, ठीक है? ये एन नीचे आ गया। अब करो +1। क्या करने जा रहा हूँ? +1। मुझे ऐसे ही खतरनाक नजरों से मत देखो, ठीक है ना? एन डी अपॉन ए एन +1। अरे देखते चले जाओ, समझ में तो बाद में आएगा। एलसीएम ले लू क्या कृतिका? एलसीएम लिया देख बेटा, ए एम एलसीएम आया, ठीक है ना? इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं, ये उधर जाएगा, फूट जाएगा। एलसीएम ले लिया गया, ये इधर से एलसीएम लिया गया ए एम। सिमिलरली ये इधर जाएगा, एन डी प्लस ए। क्या किया मैंने? कुछ भी तो नहीं किया। कौन सी किडनियां मांग ली मैंने? भाई इधर बीपीटी लगाई, इधर भी बीपीटी लगाई, दोनों को प्यार भरी नजर से देखा, तो ये दोनों तो क्या गए? आरएचएस इक्वल था, एलएचएस को इक्वल कर दिया। बात समझ में आ गई क्या? फिर मैंने वो +1 वाला कंसेप्ट अप्लाई किया जो आपके समझ में नहीं आएगा। अरे कैलकुलेशन आई होगी, क्यों किया जो समझ में नहीं आया ना, क्यों किया ये बस। हाँ करा जो समझ में आ गया, बाकी क्यों किया जो समझ में नहीं आएगा। घबराना है घबराना है। आ जाओ इधर बच्चों, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। क्योंकि देखो एम बी प्लस ए एम कुछ बना क्या? देखो
एम बी प्लस ए एम, ए बी बन गया क्या? ये बन गया ए बी। नीचे कितना चल रहा था? इज इक्वल्स टू, नीचे देखो एन डी प्लस ए एन, क्या बना बच्चों? अपॉन में क्या बन गया? सोचो जरा, यही लाना था क्या? रेसिप्रोकल वापस कर दो और लो, ए एम ऊपर ए बी नीचे, अभी सब बता देंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। ए एन अपॉन ए डी, हैंस प्रूव। नहीं आई ना बातें समझ में? कम कम समझ में आई? सबसे पहले तो रेसिप्रोकल क्यों किया उसकी बात भी अभी नहीं बताऊंगा। आपको इतना जरूर समझ में आ गया कि ये +1 मैंने इसलिए किया इस ए बी लाने के लिए, क्योंकि मेरे पास वहां ए बी नहीं था, मेरे पास बच्चों यहाँ क्या था? एम बी था, जबकि एम बी की मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे वहां क्या चाहिए था? ए बी चाहिए था। इस बात को ठीक से समझो आप लोग, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट मैच नहीं हो रहा था। बात समझ में आ गई क्या? गधों, तुम्हारी बात समझ में आई? चल सकता हूं मैं आगे? अब इस कहानी को और नीट एंड क्लीन समझते हैं, टॉपिक पर आते हैं इधर। बीपीटी आपने अप्लाई की, जो बच्चा 2 मिनट के अंदर अंदर इस क्लास में अगर सीरियस बैठ गया, उसको सारी चीजें समझ में आ जाएगी उधर। बीपीटी अगर अप्लाई करता तो क्या आता? ए एम अपॉन एम बी। इधर बीपीटी अप्लाई करता तो ए एन अपॉन एन डी आता। मतलब पूरा ए बी मिलता है क्या बीपीटी से? क्या पूरा ए बी मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो कभी भी अगर पूरी साइड की बात आ जाए, जब पूरी साइड प्रूव करनी हो, जैसे कि ए एम अपॉन ए बी, तो बच्चों उस स्थिति में +1 होता है। तो ये +1 मैंने क्यों किया, तुम्हारे समझ में आया? क्योंकि मेरे पास पूरी कंप्लीट ए बी साइड नहीं थी। तो अगर कभी भी कोई भी ए बी साइड पूरी लेकर आना है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? +1 करेंगे। पहला की पॉइंट तो ये है। अब जो बातें समझाऊंगा बहुत डीप होगी, थोड़ा सा आपको पेशेंस से सुनना पड़ेगा उन चीजों को। पहला पॉइंट तो आपके क्लियर हो गया कि मैंने +1 क्यों किया। क्यों? क्योंकि जहां मुझे प्रूव करना था ना, वहां क्या आ रहा था बच्चों? ए बी आ रहा था। जो मुझे प्रूव करना था ना, उसमें क्या आ रहा था? ए बी आ रहा था, मतलब कंप्लीट साइड आ रही थी। तो कंप्लीट साइड जब भी प्रूव करनी हो, तब आप क्या करोगे? +1 करोगे। पहला पॉइंट समझ में आया? अब किसी बच्चे ने मुझसे पूछा, ये आप रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हो? बच्चों, अगर मैं रेसिप्रोकल नहीं करता ना, अगर मैं रेसिप्रोकल नहीं करता ना, तो वो प्लस वाली चीज, मतलब वो कंप्लीट चीज आती ही नहीं। वो कंप्लीट तो आ जाती, पर ये ए एम घूम जाता। कौन घूम जाता? ए एम घूम जाता, ए एम की जगह कुछ और आ जाता। तो अब सर कंफ्यूज कर दिया पूरा का पूरा, पता नहीं क्या कहना चाह रहे। अब मैं तुम्हारे को इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। तैयार हो सभी? देखो, एक तो कंप्लीट लाना है जब +1 होगा। नेहान, इस बात को ठीक से समझना, रेसिप्रोकल कब करना है, कब नहीं करना है, मैं आपको बता दूं कि आपको प्रूव क्या करना था। प्रूव क्या करना था आपको? ए एम अपॉन ए बी। क्लास में रहना। क्या आ चुका था? क्या क्या आ चुका था? क्या क्या आया था बताओ? सर ए एम आ गया था, ए एन भी आ गया था, लेकिन सर नीचे क्या नहीं आ रहा था? धोखा किसने दिया? एन बी ने धोखा नहीं दिया। ऊपर वाला आंसर आपका आ चुका है। अब इस बात को ठीक से समझना, जो आंसर आपका मैच हो चुका है, उसको आपको हमेशा नीचे रखना है, उसको नीचे बुला लेना है। उसको कहां बुला लेना है? पहले नीचे। अगर आपने डायरेक्ट +1 कर दिया, तो वो जो ऊपर वाला आंसर आया है ना, वो भी चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? यानी कि अगर कोई ज्यादा माथे चढ़ जाए, तो उसको पहले कहां उतार लो? नीचे उतार लो। नहीं तो पूरी साइड लेने जाओगे, आधी भी चली जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो यहां से एक कंसेप्ट याद कर लो कि जब भी पूरी साइड लेनी हो, तब +1 करना है। अरे जब कंप्लीट ए बी की बात आ जाए, तब +1 करना है। और रेसिप्रोकल कब करना है? रेसिप्रोकल कब कब करना है? सुनना मेरी बात, जब एक आंसर आ जाए जो मैच हो जाए, उस मैच हो जाए उसको नीचे बुला लो। तो इसीलिए मैंने इसको यहां आते ही क्या कर लिया? रेसिप्रोकल कर लिया। मैंने बोला देख ए एम भाई, तू बड़ी मुश्किल से आया है, तू पहले नीचे आ जा, इस एम बी को यहां से हटाना है। तो जिसका विनाश करना हो बेटा, उसको ऊपर चढ़ा दो। हाँ जिसका विनाश करना उसको कहा चढ़ा दो? ऊपर चढ़ा दो। ए एन को बुला लो नीचे, एन डी तू तो गया, इसको कहां भेज दो?
ऊपर ऊपर भेजो फिर गोली मारो 1 मतलब +1। अरे मतलब फिर करो +1 +1 डायरेक्ट नहीं करना है, मेरी बात ही समझ नहीं आई। +1 कब करोगे? जब पूरा लाना होगा, और जो आधा आंसर मैच हो चुका है पहले उसको नीचे बुला लेना, नहीं तो वो भी चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? अगर नहीं बुलाया ना तो देखो तुम्हारे साथ क्या होगा, अभी बताता हूं। अब ढंग से सुना, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। अगर मैं am अपॉन mb को +1 करता तो नीचे एलसीएम कितना आता? nb, ऊपर क्या बनता? am प्लस mb, वो भाई ऊपर बन जाता ab, वो चला गया। am किस में बदल गया? ab में बदल गया। वो ठीक है। अरे भाई वो तो बड़ी मुश्किल से आया था, एक गया तो एक चला। अरे nb तू मेरे किसी काम का नहीं है, तो हटाऊंगा तो तुझे हटाऊंगा। अब समझ में आया? तो जो आंसर आपका मैच हो चुका है उसको नीचे रख लो पहले, रेसिप्रोकल करके फिर +1 करना है। बात समझ में आई या नहीं है? नहीं तो गेम बदल जाएगा। हाँ बेटा, चलो सुनो इधर मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक सुंदर सा डायग्राम है, और ये जो एसी दिख रही है तुम्हें, ये इस डीई के पैरेलल है। यहां तुम्हारे को आंखें ऐसे करके देखनी पड़ेगी, नहीं तो तुम भूल जाओगे कौन किसके पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। इसके लिए मैंने तुम्हारी डंडियां बनाई है, उस बच्चे ने शक्ल बिगाड़ ली। ये देखो, एक एरो वाली के पैरेलल है, दो एरो वाली के पैरेलल है। बीपीटी लगाई जा सकती है। सुनना मेरी बात ढंग से, प्रूव वो करना है। क्या प्रूव करना है? देखो, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। सब मिक्सअप हो गया, ठीक है ना? घबराना नहीं है। आप तो बस एक चीज जानते हो कि मैंने आपको अभी क्या कंसेप्ट समझाया, कि जब कभी भी रेशियो प्रूव करना हो, किसको बुला लो? बीपीटी को बुला लो, क्योंकि रेशियो कौन लेके आ सकता है? सिर्फ बीपीटी ला सकती है। और बीपीटी कहां लगती है बच्चों? जब लाइंस क्या होती है? पैरेलल। तो बच्चों यहां समझना, सीधा सीधा प्रूफ पे आ रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन होगा। सीधा सीधा मैं प्रूफ के ऊपर आ रहा हूं। मैं ये वाला ट्राइंगल सेलेक्ट करता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, छोटा वाला ए बी ई वाला ट्राइंगल, ए बी ई, मेरी नजरों से देखना है तुम्हारा। ए बी ई, तो उधर वाला छोड़ दो और जान दो। ए बी ई, ये ए ई वाली जो लाइन है ना बेटा, अरे ये जो ए ई, ये किसके पैरेलल है? डी एफ के। तो आप यहां लिखोगे ए ई पैरेलल टू डी एफ। लगा दो बीपीटी, लगा दो बीपीटी, लगाओ बीपीटी। यहीं से चलते हैं, उधर से नहीं बेटा, वर्टेक्स से लगती है हमेशा बीपीटी। बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, ये किसके इक्वल होगी? इधर आ जाओ, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय बीपीटी। क्या बोलती कंपनी? चलें आगे। कौन कौन सी लाइन को कंसिडर कर लिया आपने? इस वाली लाइन को कंसिडर कर लिया, और इस वाली को कंसिडर कर लिया। बात समझ में आ गई क्या? अब किस किस का नंबर है? एसी का और डीई का। ये कौन से ट्राइंगल में? पूरे वाले ट्राइंगल में। सिमिलर प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं कृतिका, इन ट्राइंगल ए बी सी। अरे बेटा पूरा ट्राइंगल, ये जो एसी है वो किसके पैरेलल थी? इधर डीई के। डीई इज पैरेलल टू एसी। नुपुर लगा दू बीपीटी, अरे लगा दू बीपीटी। बीडी, बीडी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ, नहीं ये वाला पॉइंट, बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी, इक्वेशन नंबर सेकंड अगेन बाय बीपीटी। मुस्कुराओ एक बार और प्यार भरी नजर से दोनों इक्वेशंस को देख लो। आरएचएस सेम हो गए क्या? नहीं हुए। एलएचएस सेम है। अगर एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो यहां लिख दूंगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बी डी अपॉन, सॉरी बी डी नहीं है, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू
बीई अपॉन ईसी। एक बार चेक करो, यही प्रूव करना था क्या? और एक बार चेक करो, यही प्रूव करना था क्या? बात समझ में आ गई क्या? ये प्रूव हो गया। हैंस प्रूव हाउ इजी। बस नींदे निकालो अपन, हैंस प्रूव। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन अपन अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक।